खबरों के बीच अब बात करेंगे राहत पैकेज की। केंद्र सरकार ने एक राहत पैकेज आम जनता के लिए घोषित किया है और ये राहत पैकेज तालाबंदी के बीच, कोरोना संक्रमण के संकट के बीच कितना राहत देगा, यही हमारी चर्चा होगी। और इसी चर्चा के लिए आज हम ऑनलाइन कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारे स्टूडियो में हमने इस चर्चा के लिए बुलाया है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर हमारे साथ में जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव पंचोली जी, और स्वागत है आपका। थैंक यू। और कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ी है हमारे साथ में श्वेता मेहता, स्वागत है आपका। थैंक यू। केंद्र सरकार के राहत पैकेज की बात करी, अभी कोरोना संकट की बातें घर में कम होने लगी है, अब इस राहत पैकेज पर ज़्यादा डिस्कशन होने लगा है। इसीलिए आपके मन में कुछ सवाल होंगे, वो सवाल शायद हम तक पहुंचे हैं, वो सवाल भी मैं करूंगी, और जो हम सोचते हैं वो सवाल भी मैं ये दोनों प्रवक्ताओं से करूंगी। और सबसे पहले बात हम शुरू करेंगे श्वेता से। श्वेता, ये राहत पैकेज, हमारा टाइटल ही ये है, क्या ये राहत पैकेज वाकई राहत देगा? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि ये सहाय पैकेज है, आर्थिक पैकेज है, ये राहत पैकेज नहीं है जी। क्योंकि राहत फिलहाल का जो माहौल है, जहाँ पे पूरा देश, हर देश एक इकोनॉमी से के सामने लड़ रहा है, बीमारी से लड़ रहा है, हर चीज़ से ही लड़ रहा है, वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो उनके पॉकेट में सीधा पैसा आए, वो अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नो डाउट सरकार ने ये जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की है, उसमें से इट्स अ स्टिमुलस पैकेज एज वेल, तो उसमें जो सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी ने आरबीआई से लोन लेके जो फंड की बात की थी, वो भी घोषणा की थी, वो भी इसमें शामिल है। तो ये जो पैकेज है, इट्स मोर अबाउट अ लोन पैकेज देन राहत पैकेज। तो कहीं ना कहीं सीधा मुझे लगता है लोगों को, जैसे सैलराइज लोग हैं, उनको टैक्स में थोड़ा सा बेनिफिट मिला है कि आप बाद में 30 नवंबर तक आईटीआर फाइल करने की मुदत दी है, तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपको पे तो करना ही है। अभी फिलहाल आवक किसी की नहीं है, जावक है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी स्टे ला दिया है कि आप अगर सैलरी कोई कंपनी नहीं कर पा रही है तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। तो ऐसे में बहुत सारी कंपनीज है जो सैलरी नहीं कर पा रही है एम्प्लॉयज की, तो उनके घर में पैसा नहीं आ रहा है, ऊपर से उनको लाइट बिल पे करना है, बहुत सारे और भी टैक्सेस पे करने हैं, स्कूल के फीस भरने, अभी नहीं भरने तो थोड़े टाइम के बाद भरना है, घर का किराया भरना है। तो ऐसे में लोगों के पास में कैश फ्लो नहीं है। हालांकि इसमें कैश फ्लो की भी बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि मेरे पास 100 रुपये नहीं है, मैं कहीं से उधार ले रहा हूँ, मैं आपको उधार दे रहा हूँ और आपको वो वापस चुकाना है। तो वो सीधा राहत की बात कहीं पे भी नहीं है, जो इसमें लोअर मिडिल क्लास लोगों को, गरीब वर्ग को सीधा बेनिफिट होगा। क्योंकि जब स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी लोगों की, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हालांकि लोगों को अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये पूरा एग्जीक्यूशन में भी बहुत टाइम लगने वाला है। तो 2 क्वार्टर आगे एग्जीक्यूशन पे ही मैं बाद में बात करूंगी, मगर संजीव जी, सीधी बात है कि लोगों के जेब में सीधा पैसा नहीं जा रहा है, ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी भी यही कहता है कि लोगों को जेब में पैसे दे जी। तो ये 2 पैकेज है जी, एक राहत पैकेज है, एक आर्थिक पैकेज है जी। ये 20 लाख हजार करोड़ का जो पैकेज है, इट्स एब्सोल्युटली आर्थिक पैकेज। और राहत पैकेज की जो सरकार दे रही है, अभी बीपीएल और एपीएल कार्ड वाले को मुफ्त में अनाज बांट रही है जी। गए महीने दिया, इस महीने चालू हो गया जी। फिर अभी जो श्रमिक जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, कोई आधार नहीं है, उसको भी राशन मिल रहा है। अच्छा, अभी एक और नया कानून किया है कि कहीं का भी राशन कार्ड हो आपके पास, तो आपको वो कहीं पर भी, कौन से भी राज्य में आपको राशन मिलेगा जी। तो आज ही कुछ लोगों को 20 किलो गेहूँ, चावल, दाल वगैरह मिला है। तो ये डायरेक्ट ये राहत, मेरी बात सुनिए आप, शिकायत आती रहती है सर, मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। जी। नहीं, राशन नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है जी। राशन 20-25% कहीं पर कुछ हुआ है, अदरवाइज सब लोगों को राशन मिला है। बिचौलिए गायब कर देते हैं। बिचौली, इट इज अ वेरी बिग चेन, जी। समझ लीजिए।
जो पहले कांग्रेस के ज़माने में चेंज थी, दैट इज़ 1:15%, 15 समझ लीजिए कि सर राजीव गांधी कहते थे 100 में से 85% कहाँ जाता है, 15% मिलता है। अभी देखिए, अभी हाँ मैं वही बात, दूसरे राज्यों में था। हाँ अभी गुजरात सुनिए, में तो कांग्रेस पिछले 25 साल से नहीं है। अभी सुनिए, हम इस पर मतलब बड़े अच्छे से बात करेंगे। जी। तो 15-20% जगह पर ऐसा हुआ है कि कहीं लोगों को अन्याय हुआ है, कहीं कुछ दुकानदारों ने घोटाले किए हैं। हम भी अखबार में पढ़ रहे हैं, जो राजू भाई ठक्कर करके कोई आदमी है, उसको भी अभी पकड़ा गया है, क्योंकि मतलब काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे घोटाले किया है। तो ऐसे छोटा छोटा हुआ है। पर डायरेक्ट बैंक में पैसा 20,000 करोड़ महिलाओं जिनके जनधन अकाउंट था, उसको गए महीने भी पैसा मिला। 500 रुपए से मेरी क्या बात होगा? सुनिए, नहीं अभी सुनिए ना, मैं पूरा बता रहा हूँ, मैं पूरा बता रहा हूँ। वो डायरेक्ट, अभी हम राहत की डायरेक्ट बात कर रहे हैं, समझिए। तो उसमें सरकार ने क्या क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो जो डायरेक्ट पैसा है वो 20,000 करोड़ महिला के अकाउंट में गए हैं। और हम सब जानते हैं, क्योंकि हमने वो महिलाओं के अकाउंट जो हमारे घर पे काम करने आती है, वहीं से हमने उनको पूछा भी है कि क्या आपके खाते में, तो हाँ साहब हमारे खाते में पैसे आ गए हैं। फिर 3 महीने का गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन लोगों को गैस कनेक्शन दिया था सरकार ने, उन लोगों को 3 महीना सिलेंडर फ्री में दिया है, और वो भी सही जगह पर पहुंचा है। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 32 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुले। ये उसके हिसाब से समझिए, घर में गए सर, मध्यम वर्ग का क्या? नहीं, राहत पैकेज अभी देखो, हम सब बात करेंगे, हम पूरा स्टोरी आराम से एक एक करके बात करेंगे। आप इतना जल्दी सब मत ले लो। नहीं, मैं जल्दी नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं, ये जानना है हम कि सबके सबसे ज्यादा, जब मैं यहाँ मैं बीच में एक बात मैं बीच में बताना चाहूंगी। हमने परसों वडोदरा शहर के आम लोगों से बात करने की कोशिश की कि शायद चौथे चरण का लॉकडाउन आए तो आप लोग चाहते क्या हो। उसमें ज्यादातर लोगों ने ये कहा लॉकडाउन जारी रहे, बंद यानी खोल दिया जाए, उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमें कुछ पैसा मिले और हमारे लिए भी सरकार सोचे, ऐसा कुछ होना चाहिए। सही है, सही है। इसी के लिए अभी ये लॉकडाउन 4 में जी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो नया रंग रूप वाला होगा। तो अभी हम टीवी पर भी देख रहे हैं कि क्या क्या खुलने वाला है। तो मध्यम वर्ग ज्यादातर कहाँ काम करता है जी? तो एमएसएमई में काम करता है जी। ज़्यादातर मध्यम वर्ग एमएसएमई में, स्मॉल सेक्टर में, स्मॉल ऑफिस में, जहाँ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं वहीं पर काम करता है। जो लोग बड़ी कंपनी में काम करते हैं वो मैं कहता हूँ वो मध्यम वर्गीय नहीं है जी। वो अपर लेवल मिडिल क्लास है कि दोज हु कैन अफोर्ड, जिनकी तनख्वाह 15,000 से ज़्यादा है, समझिए आप। तो 15,000 से ज़्यादा जहाँ पर तनख्वाह है वहाँ 2 महीने का अगर लॉकडाउन हो गया तो उसको घर में रेशन पानी नहीं कम होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन होने की वजह से हमारा जो खर्चा है वो भी डिक्रीज हुआ है, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का खर्चा कम हुआ है। अभी हम बिजली का बिल तो भर नहीं रहे हैं, समझ लो, गैस का बिल तो भर नहीं रहे, बाद में तो भरना पड़ेगा। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ, वही बाद में, अभी तो पैसे की जरूरत नहीं है ना, वो समझिए। तो इसीलिए जरूरत नहीं है सर, मगर हाँ मैं वही अभी, हाँ तो सरकार सब सही सोचती है, आप इतना जल्दी क्यों बोलते हो? मैं मेरे पास आपके हर एक प्रश्न का हर एक छोटा छोटा जवाब है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्रश्न करें और लोगों को पता चले, क्योंकि हम सरकार में बैठे हैं। तो ये सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है कि आम आदमी का ख्याल किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी का ध्येय वही है कि हमें अंत्योदय तक पहुंचना है। हमें सभी सेक्टर पर। आपने एमएसएमई की बात छेड़ी सर, एमएसएमई तो खुश नहीं है। ये जो लोन वाली बात की है कि हमें आपको बहुत आसानी से बिना गारंटी लोन दे दी जाएगी। आपको अगर आपका इतना आप इतना कर्ज ले चुके हैं और उसको आप भर नहीं पाए हैं तो उसको आपको एनपीए में नहीं डाला जाएगा। ऐसे बहुत सारी बातें कही हैं। एमएसएमई से हमने जब बात की, एमएसएमई ने कहा
कि फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऑनरेरी सेक्रेटरी से हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि ये जो पैकेज हैं उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल ये है कि हमारे ऑलरेडी खर्चे चल रहे हैं, हमारी ऑलरेडी लोन चल रही है, और उसके ऊपर आप और एक लोन लेने की बात कर रहे हैं, तो हम कहाँ से भरेंगे। आप ऐसा कह रहे हैं कि 3 महीने तक हम आपके इंस्टॉलमेंट शुरू नहीं करेंगे, मगर उसके बाद तो देने पड़ेंगे, तो ये तो हम पर ज़्यादा बोझ डाल दिया है, ऐसा कहना है। देखिए, जिस तरफ से आप क्वेश्चन कर रही है मुझे जी, उस तरह से मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो एमएसएमई के लिए जो पैकेज दिया है जी, वो आपने पूरी तरह से समझा है और उसका अध्ययन भी किया है। जी, तो देखिए, व्यापारी किसे कहते हैं? व्यापारी वही बंदे को कहते हैं कि जो अगर अपने पास पैसा नहीं होता तो कर्जा लेकर वो व्यापार में डालता है और उससे मुनाफा कमाता है। जी, अगर टाइम बिंग मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे लोन बोरो करनी पड़ेगी। कहाँ से करनी पड़ेगी? तो अब सरकार सामने आई है, सरकार सामने आई है कि सरकार सामने आकर कह रहे हैं कि हम बिना गारंटी वाली आपको लोन देंगे। और जो कंपनियां, माहौल कहाँ से बनेगा सर वो लोन भरने के लिए? नहीं बनेगा ना, आदमी व्यापार करेगा, आदमी व्यापार करेगा। आगे आने वाले महीनों में व्यापार का वो माहौल कैसे बनेगा? वही 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, सर किसी भी हालात में आप देखिए, हमें ऐसे वक्त में बहुत पॉजिटिव होना है। भारत इतनी बड़ी 130 करोड़ की जनता का देश है जी, यहाँ बहुत सारी डिमांड है जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें 5 हमारे जो आधार स्तंभ है, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। जी, तो ये डिमांड सप्लाई चेन जो है जी, वो एमएसएमई सेक्टर को लगता है। जी, तो अभी मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड को समझ के एमएसएमई सेक्टर को उसी में कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें न केवल हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में चाइना से इंपोर्ट हो रही है। जी, जब ये शुरू हुआ था तो हिंदुस्तान एक भी पीपीई किट नहीं बनाता था। हिंदुस्तान में N95 मास्क की एक भी फैक्ट्री नहीं थी। जी, आज 200 से अधिक कंपनियां पीपीई किट वर्ल्ड क्लास, चाइना से बेहतर जी, और बहुत अच्छी बना रही है। N95 मास्क, अभी राजकोट की एक कंपनी है, डेली 25,000 N95 मास्क बनाती है। तो ये देखिए, ये समझिए कि ये संघर्ष है, ये आत्मनिर्भर होने का एक संघर्ष है, और प्रधानमंत्री जी ने उसी की वजह से इन लोगों को, इस सेक्टर को बढ़ावा मिले कि भाई अगर आपकी कंपनी एनपीए हो गई, आपने लोन नहीं दिया, कुछ भी है प्रॉब्लम, फिर भी भारत सरकार आपको लोन देगी। तो ये पूरा क्षेत्र को, मतलब पूरा क्षेत्र को खड़ा करने की एक बहुत बड़ी उम्मीद है सरकार को। जी, और बिल्कुल आपकी बात से हमारे जितने भी बड़ौदा के लोग हैं वो सहमत होंगे। कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की बात कही गई है। श्वेता, कितने सहमत है आत्मनिर्भरता की? मैं 2 दिन पहले ये जब आर्थिक पैकेज आया तो मैं बिग एफएम पे इंटरव्यू सुन रही थी। हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री जयनारायण व्यास जी का इंटरव्यू सुन रही थी। उनको ये पैकेज के बारे में पूछा गया, उन्होंने बड़े अच्छे से जवाब दिया। एक राजा ने बोला कि रात है, वजीर ने बोला रात है, मंत्री ने बोला रात है, रानी ने बोला रात है, हर सैनिक ने बोला, हर प्रजा ने बोला रात है, लेकिन कोई ये नहीं बोला, कोई ये भूल गया कि ये दिन दहाड़ की गई बात है। तो आप जो बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, तो सबसे पहले आपको गुड़ खाना बंद करना पड़ेगा, फिर आप प्रजा को बता पाएंगे कि आप गुड़ मत खाइए या इसके ये फायदे हैं या जो भी है। आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड में हमारा कंट्रीब्यूशन, इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 2%। जी, और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम 70% से ज़्यादा आत्मनिर्भर है, तो उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, उसको हमें ज़्यादा सहाय देनी है और मजबूत बनाना है। सॉरी। तो सरकार जो आत्मनिर्भरता की बात कर रही है उसमें एक तरफ वो बात भी कर रही है, एक तरफ जो चाइना से जो कंपनी इंडिया आना चाहती है उनको 10 साल के लिए आप टैक्स माफ़ी दे रहे हो। दूसरी तरफ आप 200 से ज़्यादा वेंटिलेटर ट्रंप से ले रहे हैं, दान में ले रहे हैं। तो फिर ये आत्मनिर्भरता की बात कहीं ना कहीं वहाँ पे मिसमैच होती है। आपको सबसे पहले आपके प्रोडक्शन को, आपके जो लघु उद्योग है, कुछ टाइम पहले ही ये आया था कि हमारे लघु उद्योग जो थे वो 561 रुपये में हमें डस्टबिन दे रहे थे, जबकि हमने वो 1401 रुपये में चाइना से लिया और 500 करोड़ का माल हमने चाइना से खरीदा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और इकोनॉमी का जो अभी का इश्यू है
वो कोरोना के बाद ज्यादा हो गया है, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा है कि हम इकोनॉमी से लड़ रहे थे, हमारे इश्यूज थे, जो छोटे उद्योग थे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स, ये सब वैसे ही बहुत सफर कर रहे थे। कोरोना के बाद, कोविड के बाद ये ज्यादा इश्यू हो गए हैं। तो ऐसे में सरकार का जो पैकेज है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है या सरकार गलत कर रही है, मैं ये कह रही हूँ कि सरकार ने जो पैकेज दिया है वो वही बात है कि टैक्स पेयर की जेब से फिर से एक बार रुपया निकलने वाला है, क्योंकि ये लोन है और कहीं ना कहीं वो उनको ही रीपे करना है। ऊपर से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शायद बहुत कम उसकी चर्चा हुई है, वो ये है कि कोविड सेज लगने वाला है। पेट्रोल डीजल में 8 रुपया सेज बढ़ गया, उसके बाद कोविड सेज लगने वाला है। तो अगर तो मैंने विलिंगली पीएम केयर फंड में या किसी भी केयर फंड में, नॉट जस्ट पीएम केयर फंड, मैंने अपना अनुदान नहीं दिया है तो अब सेज लगने वाला है, तो वो ऑटोमेटिक कटने वाला है। तो वैसे ही लोगों की इतनी प्रॉब्लम, एमिरेट्स ने कल बोल दिया कि 30,000 जॉब्स कट करने वाले हैं। तो ऐसे में लोग कहाँ से पॉजिटिव रहेंगे? उनको सीधा बेनिफिट मिलने की जरूरत है। जैसे जयनारायण व्यास जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से बोला कि 45 लाख एमएसएमई को बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन 5.5 करोड़ एमएसएमई इंडस्ट्रीज है जो ये लाभ से वंचित रहेंगे, जिनको ये फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप लोन लेते भी है फिर भी आपको मजदूर का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मजदूर तो अपने वतन चले गए हैं, श्रमिक अपने वतन चले गए, वो कब वापस आएंगे पता नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यू वी हैव टू फाइट अगेंस्ट। इट्स जस्ट नॉट अबाउट इकोनॉमी, इट्स जस्ट नॉट अबाउट हेल्थ, बट बहुत सारी चीजें हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं संवेदनशीलता वहां दिखानी पड़ेगी जहां पे उनको दिखानी है, जैसे कि मिडिल क्लास, टैक्स पेयर, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। सर ने जैसे बोला कि 15-20 हजार से ऊपर जिसकी भी सैलरी होती है वो राशन पानी इकट्ठा कर सकता है, वो खा पी सकता है 2 महीने 3 महीने, ठीक है। लेकिन अगर तो उसकी सैलरी उसके घर में नहीं आई है तो क्या है? तो लोग सेविंग से अपना पैसा निकाल रहे हैं। दूसरी एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर जगह पे आपने देखा होगा मैडम कि काला बाजारी हर जगह पे छाई हुई है मार्केट में। एक आप पोहा या ममरा लेने जाते हो, 30 रुपए का पैकेट आपको 50 रुपए में मिल रहा है, मैंने खुद खरीदा है। तो ये बात है कि कहीं ना कहीं काला बाजारी भी बहुत चल रही है, तो लोगों का सेविंग्स उसमें से भी जा रहा है, लोग डिप्रेशन में है, लोगों को कहीं आशा नहीं दिख रही है। ये बात है कि एक अंधेरा छाया हुआ है। सरकार ने दिया है, घी नहीं दिया है। उन्होंने बोला घी अपने आप मैनेज करना है। घी कहाँ से आएगा? देखिए, ये कोरोना का जो वक्त है, ये हिंदुस्तान ने जो पैकेज दिया है, आपने सुना विश्व के कोई देश ने ऐसा पैकेज दिया? आपने सुना अमेरिका ने कितने लोगों के घर में पैसे आए? आपने सुना कितने लोगों के घर में यूके में या तो न्यूजीलैंड में अनाज गया? नहीं सुना होगा। केवल हिंदुस्तान, यूएस में $2,000 नहीं, यूएस में $2,000 दिया गया है, वो उनके टैक्स के पैसे से कटेगा। वो भी उनको जो दिया गया है वो उनके टैक्स के पैसे जो है उसमें से कटेगा। वो सिर्फ अभी एक पैसा दिया है, वो वापस उनके से जेब में ही जाने वाला है। वही बात समझिए। सर, कैनेडियन सरकार ने तो यहाँ से पढ़ने गए बच्चों को अभी वो क्योंकि तालाबंदी में काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे दिए हैं कि स्टूडेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया है इस मामले में। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पहले बिल्कुल काबू नहीं कर पाई थी, उससे ज्यादा अच्छा हमने काम किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कैसे पिकअप किया कि उन्होंने जैसे प्ले स्कूल्स है, बच्चों की बात हो रही है, सीधा राहत दिया, सीधा पैकेज दिया कि आप किसी एम्प्लॉय का सैलरी कट नहीं करेंगे, आधा पैसा हम देंगे। तो अगर तो प्ले स्कूल में बच्चे जा रहे हैं या स्कूल में फीस की बात है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का या फीस का जो है आधा खर्चा वो उठा रहे हैं, और एंड उसके बाद सरकार जो भी पैकेजेस है, राहत पैकेजेस है, वो उनको दिए हैं। पीएफ मगर सरकार ने कहा है ना 24% पीएफ का पैसा सरकार भरने वाली है हमारी 15,000 से महीने के लिए। 15,000 से जिन लोगों की तनख्वाह कम है उनका 3 महीने का पीपीएफ का पैसा सरकार भरेगी। सरकार वो भी 24%। और जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी जो टीडीएस का पैसा है वो भी उसमें भी 25% कटौती है। और बहुत सारा मतलब ऐसा सेक्टर है जहां पर जो टैक्स सेविंग जो बहुत सारी कटौती हुई है। तो ये कुल मिलाने जाए तो 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है इस देश की उन्नति के लिए ही दिया गया है, क्योंकि केवल एक क्षेत्र नहीं देखा गया है। इसमें एमएसएमई देखा गया है, आरोग्य क्षेत्र देखा गया है, अभी रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा मतलब वो नया आविष्कार होगा कि भाई अभी जो भारत
जो पहले विदेश से जो उनके जहाज़ मंगवाते थे, फाइटर प्लेन्स मंगवाते थे, या तो संरक्षण का जो भी सामान मंगवाते थे, अब वो इसी देश में बनेगा। और राफेल भी यहाँ पर बनेगा, क्योंकि राफेल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि आप आपकी पूरी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को दोगे। तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में, अभी ये निर्मला जी का जो पैकेज था उसमें ये संरक्षण के लिए भी, मतलब ये जो बनाने के लिए भी यहाँ पैकेज दिया गया है कि ये पूरा जो है तो उसी का फायदा, अभी आज तो फायदा होगा नहीं जी। समझ लीजिए जितना जो पैकेज है वो जैसे जैसे सब रोटेशन में आएगा, अभी आने में हम नहीं जानते वो कब तक आएगा, क्योंकि आज भी जो केसेस है कोरोना के पूरी दुनिया में उस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम लॉकडाउन भी पूरा खोल दें तो वो और बढ़ेगा। तो मतलब सरकार भी बहुत चिंतित है, और सब ये पूरा मतलब पूरा वैश्विक है। हाँ, ये न केवल हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है, पर सरकार ने बिल्कुल वैश्विक है, मगर इससे बाहर निकलने के लिए हमारी लोकल परेशानियां और हमारे स्टेट की परेशानियों को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि अभी प्रवासी मजदूरों की जो परिस्थिति है, आपने कहा कि राफेल यहाँ बनेगा, निर्मला मैम ने जो परसों डिक्लेयर किया था उसमें एयरपोर्ट बनाने की बात कही थी। हाँ। तो उस बात को लेकर मेरे पास में एक फोन आया और उन्होंने मुझे सीधी ये बात कही कि मैडम आप लोग ये सरकार से बात नहीं कर सकते। मैंने कहा हम तो पत्रकार हैं, हम सरकार वहां बात करने नहीं जा सकते, यहाँ लोकल सरकार से जरूर बात करेंगे। उनका ऐसा पूछना था कि क्या ये समय ऐसा है जब आप एयरपोर्ट की बात करें, जब आप राफेल की बात करें, अभी प्रवासी मजदूर पैदल चलकर घर जा रहा है और आप एयरपोर्ट और उसकी बात कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर पैदल चल के जा रहे हैं जी, उन सभी को हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी ने भी कहा है, लखनऊ से हमारे रूपानी जी ने भी कहा है कि भाई आप जितने भी आप धैर्य रखें, क्योंकि सरकार हर जगह पर व्यवस्था कर रही है। 50 दिन हो गया है सर, देखिए सरकार हर जगह पर व्यवस्था कर रही है, और हर जगह पर हर मजदूरों को यहाँ से रेलवे में से उनके घर तक बस में पहुंचाया जाता है। एक पूरा सिस्टम उसके पीछे वर्क कर रहा है, और काफी सारे लोग घर, ऐसा नहीं हो सकता था काफी सारे लोग पहले से तसल्ली दे देते कि आप अपने घर में रहें, जहां पर आप हैं वहीं रहें। हम आपको वहीं से ले जाएंगे और लेकर जाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। राज्य सरकार, सभी राज्य सरकार, बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। एमएसएमई का स्ट्रक्चर भी क्या है, इट इज अ वेरी ह्यूज अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। आपकी सरकार नहीं, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं हुआ था, आपकी सरकार पर अभी हो रहा है ना, कितना हो रहा है। हाँ। पर मेरा कहने का मतलब जो इंडस्ट्री है दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड। एक आदमी अपने घर में कुछ सामान बना रहा है जी। समझ लो एक छोटा सा कारोबार है उसका, कुछ 5-10 मजदूर लेकर वो फर्नीचर बना रहा है, कोई आदमी कोई छोटा मोल्डिंग मशीन लेकर प्लास्टिक का कोई सामान बना रहा है। ऐसी मतलब इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, और ये हिंदुस्तान का ये पुराना मतलब यही है हमारी कला कारीगिरी। एक जमाना था सूरत में घर घर में जरी का काम होता था, एक जमाना था कच्छ में और सौराष्ट्र में घर घर में वो शॉल बनता था, वो मतलब अपने संखेड़ा में फर्नीचर बनता था। सर इतनी मेरी सुनिए बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पूरा ऑर्गेनाइज्ड हीरा बाजार है, वहाँ के मजदूर भी चल कर जा रहे हैं सर। बड़ौदा में ही आए थे, और आप ही की न्यूज में जो चल रहा है दोनों हकीकत है। हीरा बाजार में काम करने वाले लोग कभी पैदल नहीं जाएंगे। सर गए हैं इनके हीरा बाजार में वो गए होंगे तो कोई इंडस्ट्री में काम। देखिए सूरत में बहुत सारी इंडस्ट्री है जी। सूरत में कपड़ों की जो इंडस्ट्री है उसमें रॉ मटेरियल से लेकर उसकी प्रिंटिंग, उसकी पैकेजिंग और उसका फाइनल टच, इतना बड़ा कारोबार है कि एक साड़ी बनने में वो 4 से 5 जगह पर जाती है। उसमें जो मजदूर यहाँ थे सर, उसमें सचिन के थे कुछ, और कुछ सचिन के थे, मगर उसमें छोटी छोटी मिल्स भी है कि छोटी छोटी मिल से रॉ मटेरियल बनाता है, कोई रॉ मटेरियल बनाता है, कोई डाइंग का काम करता है, कोई ये काम करता है। एक ही चीज को प्रोडक्ट होने में 5 से 7 बार वो गुजरना पड़ता है। तो 5 से 7 बार हर जगह पे और मतलब अलग अलग तरह के मजदूर होते हैं, और सभी मजदूर पूरे 100% मजदूर। मगर आप मानते हैं कि हमारी हर राज्य की सरकारें इसमें असफल रही है मजदूरों को पहुंचाने में? देखिए मजदूर कहां पर गए हैं और कहां से गए हैं। गुजरात से और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा मजदूर गए हैं। कहां गए हैं? तो वो गए यूपी गए, वो गए बंगाल गए, वो गए पश्चिम बंगाल गए, वो गए उड़ीसा गए, और ये 4-5 राज्यों में झारखंड गए। तो कितना मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं वही तो हो रहा है।
वही सरकार ने किया है, पर लोगों को भी एक थोड़ा धैर्य होना चाहिए। एक देखिए आज कैसा है कि यानी सब लोगों ने मजदूरों ने धैर्य नहीं रखा। नहीं, आप सुनिए, आप भी धैर्य से सुनिए, आप भी क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? देखिए जैसे मजदूरों ने भी वही किया है। देखिए क्या हुआ कि पहले उन लोगों ने सोचा कि भाई नहीं हम यहीं रहेंगे, फिर बोले साला यहीं रहेंगे तो अभी खाएंगे क्या पिएंगे क्या, क्योंकि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे थे। समझिए, हर मजदूर जहां पर भी काम करता था, ये डाइंग प्रोसेसिंग मिल में कोई सैलराइज पर्सन नहीं है, दे ऑल आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, या तो वो लॉट बेस काम करते कि भाई मैंने 100 साड़ी का काम किया तो मुझे इतना पैसा दे दो, मैंने ये इतना काम किया तो ये पर लॉट। अभी जो काम हो रहा है ये पर लॉट काम हो रहा है, और ये पर लॉट काम किसके पास करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। मेरी बात सुनिए, काम की प्रणाली पे बात नहीं, मैं सुनिए, वो डायरेक्ट सरकार क्यों काम नहीं कर सकती? मैं ये इंडस्ट्री डायरेक्ट क्यों काम नहीं करती? आप धैर्य रखिए, मैं पूरा आपको समझाता हूं। असफल रही है श्वेता, नहीं रही है। अब वो तो बोलेंगे, वो कांग्रेस के तो बोलेंगे, पर मेरी बात पूरा सुनिए ना सर। मैं तो बहुत कम बोलती हूं। कांग्रेस के 2 मिनट पहले जो न्यूज चल रहा था, हेडलाइन वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वहां पे दिखा रहे थे कि रेलवे बाजार में टिकट नहीं काला बाजारी खुले आम, टिकट से पैसे लिए जा रहे हैं लोगों से। पहले आपने बोला कि हम पैसे नहीं लेंगे, उस पे भी काफी राजकारण हुआ, और उसके बाद भी आज बहुत बड़ा वर्ग है मजदूरों का जो चल के जाने पे मजबूर है, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं हाथ में, और ये कड़ी धूप में ना खाना है ना पीना है, किसी की जेब में 50 रुपया, किसी की जेब में 20 रुपया है, और वो जा रहा है। और हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की। हम जब मोदी सर ने ही बहुत अच्छी बात बोली है, मोदी सर ने बहुत अच्छी बात बोली है, सरकार जो काम कर रही है मजबूत बनाना है, तो गांव तब मजबूत बनेगा जब ये मजदूर मजबूत बनेगा, तब ये देश मजबूत बनेगा। आप आज उनको बुला रहे हो, उकसाया गया है कांग्रेस वालों ने। क्यों उकसाया? कौन उकसाएगा? ये क्या कोई माहौल है राजनीति करने का? पढ़े हुए लोग नहीं है, उनमें धैर्य था। तो पढ़े गिने हुए उनके संस्कार है। बात सुनिए, उनको ज्यादा उत्तेजित करने का काम कांग्रेस ने किया। सर नहीं, मैं मानती हूं कि अगर इन लोगों को हम पढ़े लिखे नहीं समझ रहे हैं, तो ये सभी जिन राज्यों में उन लोगों ने अपना योगदान दिया है, उस राज्य के विकास में सबसे बड़ा योगदान इन मजदूरों का है। बहुत सही बात है। कुछ नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ है। आप वही तो उनसे 700 रुपया वसूला गया है, उनको ना खाना पीना मिला है, यहाँ पे उनसे रेंट वसूल किया जाता है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। तो रेंट वाला लेगा सरकार ने। सरकार ने तो बात कर रही हूँ कि जब उनकी मजबूरी बढ़ेगी तो कैसे धैर्य रखेंगे? सरकार ने तो सबको बोला कि भाई आप रेंट मत लो। सरकार बोल रही है लेकिन कंट्रोल नहीं कर रही ना, मैनेज नहीं कर रही है सरकार। आगे देखिए, सब चीज सरकार नहीं कर सकती है। हमें और आपको भी उस पर मिलकर सबको संयम रखना पड़ेगा, सबको धैर्य रखना पड़ेगा। सरकार नहीं कर पाई, सब चीज नहीं कर पाई। कांग्रेस ने तो किया ना, कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को उकसाया, लोगों को हल्ला बोल करवाया। कांग्रेस ने बोला कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं नहीं करूंगी और ना ही इसमें मैं आंसर दूंगी। मैं सीधा बात ये करूंगी कि कांग्रेस ने बोला था कि अगर तुम मजदूरों को घर, सबसे पहले कांग्रेस ने ये बोला था कि कांग्रेस ने बोला था कि वो लोग ट्रेन के पैसे देंगे। कांग्रेस ने 2 ट्रेन बुक करवाई, उसके पैसे नहीं दिए, वो ट्रेन को वापस करना पड़ा। पैसे दिए, उसके रसीद भी है और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आपको भी चाहिए, आपको भी मिल जाएगा रसीद सीधा गवर्नमेंट में आया ना। मैं तो अखबार में तो बहुत पेपर में तो ये भी है कि अखबार गलत है क्या? 700 रुपया सर 700 रुपया। अब उनसे हिसाब ले लेते हैं, कितने लोगों को अभी तक आप लोगों ने, यानी कांग्रेस ने, मैं वडोदरा शहर की बात करूं, वडोदरा शहर में से 4000 लोगों की यादी बनी है। 7.5 लाख रुपए भरूच में और सूरत से वहां से ट्रेनें गई है, उनको दिए गए हैं। हैदराबाद में 800 बच्चे, हैदराबाद के 800 बच्चे जो भरूच के मदरसा में फंसे थे, बच्चों को ले जाने के लिए कांग्रेस वालों ने पैसे दिए। अखबार में जो आता है वो उनका हिसाब ले लेते हैं। आप हिसाब दे दो सर। जब बोलते तो मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, तो आई जस्ट वांट कि अगर मैं मेरी बात रख लूं, हो सकता है कि हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन सबसे पहली बात मैडम ये है कि कांग्रेस ने ये बोला था कि हम सरकार के साथ है। अभी ये राजनीति का ब्लेम करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि सरकार ने ये गलत ही किया या सरकार को ब्लेम दूंगी। ये काम मैं अभी फिलहाल नहीं करूंगी। किसी को भी उश्केरना या किसी के भी दिमाग में गलत बात करना, वो गलत बात है, मैं उसमें पढ़ूंगी, बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं
करूंगी। तो लोगों के इंटरेस्ट की बात है जब, तो कांग्रेस ने ये कहा था कि हम सरकार की सहाय करेंगे। तो अगर हम मजदूर को पैसा दे रहे थे, हम उनको भेज रहे थे, तो ये तो सरकार की सहायता के लिए ही है ना। हमने कौन सा उसमें राजनीति पापड़ सेक लिया फिलहाल, ठीक है। आने वाले वक्त में जो भी होगा, लेकिन फिलहाल हमें राजनीति नहीं करना है, हमें उस मजदूर की व्यथा को जानना है। प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो या कोई भी विपक्ष का नेता हो, कोई भी लीडर हो, उनको ये नहीं बनता कि उनकी संवेदना झाके उनके पास बैठ के जाने की उनकी क्या तकलीफें है, वो जानना किसी का फर्ज नहीं बनता है। तो अगर ये काम कांग्रेस ने किया तो क्या गलत किया, उसमें कहां से किसी को हमने उश्केरा। बड़ौदा की बात करती हूँ, बड़ौदा का हिसाब देती हूँ, 4000 लोगों का लिस्ट बनाया है और रोज जैसे जैसे वो यादी क्लियर हुई है, लोगों को टिकट का पैसा चुकाया गया है और लोग मजदूरों को भेजा जा रहा है। देना पता चलेगा। जी जी, मैं तो किधर अखबार में पढ़ा नहीं है, अखबार में पढ़ा नहीं है कि कांग्रेस वालों ने बड़ौदा ने 4000 लोगों का लिस्ट बनाया और उनको लोगों को इधर पढ़ने में नहीं आया। आज पहली बार कांग्रेस के प्रवक्ता के जरिए हम सुन रहे हैं कि 4000 लोगों की लिस्ट बनी है। तो सर आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत है, आप बता न्यूज़ अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पूरे अखबार वालों की इंफॉर्मेशन वीडियो में दिखा सकती हूँ, पूरी मीडिया कि पूरा मीडिया का हर किसी को पूरा मीडिया यादी है, किसी ने देखा नहीं आज उनको टिकट का 500 रुपया 600 रुपया जहाँ भी जो टिकट का पैसा था वो कांग्रेस ने दिया होगा आपने, एक दो मतलब ठीक है, वीडियो है मेरे पास, रसीद भी है, भिजवा दी जाएंगी अगर तो वो करना है। ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे यहाँ पे। प्रवासी मजदूर से हम वापस लौट आते हैं बजट जो थैंक यू घोषित हुआ, बजट नहीं सॉरी ये आदत हो गई है बजट की। पिछले मैडम ये बजट था या राहत पैकेज था या सहाय पैकेज, आधे लोगों को समझ में ही नहीं आया। इसको समझाने में 4 दिन गए हैं, पता नहीं एग्जीक्यूशन में और कितना टाइम जाएगा। सर एक मिनट गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर। एक मिनट, आज तक ने एक टैगलाइन दिया था कि ये सहाय है या साहूकार की वो तो राहुल गांधी का है ना। अभी उसमें राहुल गांधी साहूकार शब्द कहां से आया? पैकेज हिंदुस्तान में अगर पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे वहां पर, हिंदुस्तान में अगर साहूकार शब्द कोई लाया है सरकार के भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये राहुल गांधी की देन है। हाँ अच्छा, साहूकारी शब्द बात कर रहे थे, साहूकारी शब्द नहीं वो करेंगे ना। देश के इतने बड़े बड़े नेता जो बात करे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता का दायित्व बनता है कि उनका जवाब दें। वापस सहाय फंड और जो राहत फंड की बात की गई है उसी मुद्दे पर वापस आते हैं। सर आपको लगता है आप अभी है ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हट जाइए। नहीं, मैं आम आदमी की तरह इंटेलेक्चुअल पर्सन की तरह मैं भी जवाब जब आपके घर में आप 50 दिन से घर में बैठे हैं और आपको अब परेशानी सताने लगी है कि अब आने वाले दिनों में मैं ये बिल कैसे चुकाऊंगा, ये राशन कैसे लाऊंगा, मेरे बेटे की पढ़ाई की आगे 12th का बोर्ड के रिजल्ट्स आ गए हैं, अब एडमिशन प्रोसेस करना होगा, तो एक आम इंसान क्या करेगा जब उसके पास में ना नौकरी है, यानी जो वो जा नहीं सकता क्योंकि तालाबंदी है। मैं समझाता हूँ, हिंदुस्तान का जो बंदा है जी वो दूरंदेशी है। हमारे लोग जो भी पैसे आते हैं ना उसमें से वो अपना एक सिस्टम लाइफ का बनाते हैं जी। वो उनका एक पर्टिकुलर एक सेविंग होता है, या तो जिंदगी को चलाने के लिए उसके पास एक सिस्टम होता है। अभी ये जो वक्त है 60 दिन का, मैं समझता हूँ आपको भी चैनल चलाने में बहुत दिक्कत पड़ी होगी क्योंकि आपकी जो एडवर्टाइज है वो वही नहीं है सर, हमारे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल हर जगह पे जी, समझिए। मगर हमारे पास तो सेविंग्स भी नहीं है सर। नहीं समझिए, वो आपका बिजनेस इज अ डिफरेंट बिजनेस। समझिए, आपका मतलब ऐसा बिजनेस कि भाई ये आप एडवर्टाइज आया सामने, आपने पूरा मार्केटिंग किया, न्यूज़ चैनल चलाई, साथ में मार्केटिंग किया और आपने पूरा आप सिस्टम चला रहे हो। मेरे हिसाब से आप एक समाज सेवा का बहुत बड़ा आप काम कर रहे हो। आपका इस समाज की मतलब उसको आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा रोल है मीडिया का। तो अभी हर जगह पे आपको भी दिक्कत हो रही है, वैसे हर लोगों को छोटी छोटी दिक्कतें होगी। अभी समझ लीजिए कि एक्स आदमी है, उसके पास उसके कुछ प्लानिंग्स है, उसके कुछ शेयर्स है, उसके कुछ बैंक डिपॉजिट्स है, उसके कुछ रेंट की इनकम है, उसके मतलब हर तरह के 4-5 तरह की हर एक जो बिजनेस पर्सन है या तो नौकरी वाला बंदा है, तो मतलब उन लोगों का नौकरी के अलावा भी एक सिस्टम होता है कि भाई लाइफ में इतना आगे निकले हैं तो इतना कुछ हमारा सिस्टम कैसे चलाएंगे, तो सब लोगों का थोड़ा थोड़ा प्लानिंग होता है।
तो कुछ लोग वो प्लानिंग से काम चला लेते हैं, समझिए। अभी कौन नहीं चला पाता है, तो जो आगे वाले दिनों की सोचता नहीं है वो। अच्छा, जितनी भी एमएसएमई है या तो जितने भी रियल एस्टेट सेक्टर है, सभी लोगों ने लोन लिया हुआ है। एक भी, मैं कहता हूं सभी लोगों ने लोन लिया, गौर से सुनिएगा, सभी लोगों ने लोन लिया हुआ है, क्योंकि किसी के घर में पूरे पैसे नहीं हैं। सबका मार्केट के हिसाब से डेवलपमेंट R&D चलता है, अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट के साथ कॉम्पीट करके सभी लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। चाहे वो छोटा एमएससी वाला सेक्टर हो, बड़ा एमएससी वाला सेक्टर हो, बहुत बड़ा उद्योगकार हो, एक छोटा डेवलपर हो, बड़ा डेवलपर हो, और या तो एक बहुत, क्योंकि रियल एस्टेट क्षेत्र का भी बहुत बड़ा योगदान है और मैं भी एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे भी पता है कि ये सिस्टम में कहाँ मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ी अभी हो गई है। तो सभी लोग, अभी ये 60, 70, 80 दिन तक चलेगा, 90 दिन तक चल सकता है। मैं तो कहता हूँ कि जो लोग अच्छे हैं, जो लोग दूरंदेशी वाले हैं, वो 1 साल तक चला सकते हैं, पर उसके आगे क्या? तो उसके आगे की जो सोच, जहां पर आगे क्या, वहीं से शुरू होता है 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज। लोन लेनी है ऐसा? डेफिनेटली हमें लेना ही पड़ेगा। हमें अगर सरवाइव होना है तो हमें किसी भी क्षेत्र में, समझिए आपको अगर आपका सिस्टम चलाना है, आपके पास इनकम नहीं आ रहा है, तो आपको ये सिस्टम आगे चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या दो तरीके हैं, समझिए आपके बिजनेस के। क्या तो आपका स्टाफ कम कर दो, आपके जो खर्चे 10 एसी चल रहा हो, 2 एसी चलाओ, 3 एसी चलाओ, या आपका मार्केटिंग का सिस्टम उसको और तेज करो। मेरी बात सुनो, वही बात पर तो आ रहे हैं। तो आपको इसको सिस्टमेटिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक डूबते हुए आदमी को तिनके के सहारे की जरूरत होगी। देखिए, मैं ये बिल्कुल न पॉलिटिशियन के हिसाब से नहीं मैं बता रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन भी नहीं हूं, मैं भी एक मिडिल क्लास बिजनेस पर्सन हूं। तो मेरी बात सुनिए, नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, डेफिनेटली लेना पड़ेगा, एंड रीपे करना। और नहीं देखिए, मेरी बात सुनिए, सभी सेक्टर को वो मुद्दा शायद मैं एक 2-3 छोटी सी बात है। मेरे को ये बात सर समझ में नहीं आई कि अगर तो आर्थिक पैकेज इतना बढ़िया है या उसके बहुत सारे फायदे हैं, देन व्हाई आवर स्टॉक मार्केट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग सिंस नहीं हो रहा है। ये पैकेज आने के बाद में स्टॉक मार्केट अप गया है। नो, इट हैज बीन डाउन टुडे, इट हैज बीन डाउन बाय 2.5%। मुझे तो शेयर बाजार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, पर मैंने देखा है, मैंने आज भी इकोनॉमी चलाता है। दिन राहत पैकेज डिक्लेयर हुआ, उसके दूसरे ही दिन शेयर मार्केट डाउन गया था। यस, एग्जैक्टली माय पॉइंट। और उसके बाद कंटिन्यूअसली 3-4 दिन से बजट आने के बाद में भी शेयर मार्केट डाउन होता है, जब बजट लोगों को पता चलता है, जब बजट नहीं समझे, मैं तो बजट की बात कर रहा हूँ, तो लोगों को जब पैकेज पूरा समझ आता है ना, तब वो बहुत अप जाता है। तो अभी देखिए, जिस दिन पैकेज आया था और आज की तारीख में वो शेयर मार्केट का आंकड़ा ऊपर गया है। वो ऊपर गया है। अभी की बात करिए, पूरा देखिए, आप पूरा फिगर देखिए। आप 13 तारीख से, मतलब 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जाहिर किया। मुझे मैं शेयर बाजार नहीं देखता हूं, पर वो 12 तारीख देख लीजिए। 17 तारीख को पैकेज पूरा, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम निर्मला सीतारमण खत्म हो गया। अभी उसका डिटेलिंग तो आया ही नहीं है। हाँ, गाइडलाइन अभी नहीं आया है। समझिए, अभी डिटेलिंग तो पूरा नहीं आया है। मैंने भी यहाँ आने से पहले बहुत मतलब उसका अभ्यास किया कि भाई 20,97,053 इतना करोड़ रुपए का पैकेज है। वो 20 लाख करोड़ का नहीं, उससे ज्यादा है, मतलब 21 लाख करोड़ के करीब का ये पैकेज है। तो इसमें आरबीआई के भी वो 8 लाख जो पहले वाले थे, 8 लाख करोड़, वो सब और जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस भी जो है, वो सब मिला के 21 लाख का ये स्ट्रक्चर सरकार ने बनाया है। तो देखिए, सरकार भी जो बैठी है, बहुत बड़े तजज्ञों के साथ बैठी है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक 24/7 काम करने वाली सरकार है। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिसने 6 घंटे तक सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ 6 घंटे किसी चीज पर बात करिए? ये सब बात करने के बाद ये पैकेज डिजाइन किया गया है, लेकिन उससे डायरेक्ट लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। अरे मैडम, ये डायरेक्ट पैकेज हो गया। राहुल गांधी बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे राहुल गांधी बोलते हैं उनसे ज्यादा पैसे तो लोगों को डायरेक्ट दे दिया है। बोलिए, अभी खेलों को 2,000 रुपया दे दिया है। बोलिए, कैन आई? यस प्लीज।
जी बिजनेस के जर्नलिस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पैकेज से रिलेटेड। इफ देयर वुड बी एन एक्सटेंशन ऑन द लोन moratorium period announced earlier for the salarized middle class as part of the government's measure to tackle the impact of the corona on the economy, they are expecting some tax relief measures too, in which we consider hospitality, सर्विस इंडस्ट्रीज, एविएशन, क्योंकि वो एमएसएमई में नहीं आते हैं और उनको कोई एज सच राहत नहीं मिल रही है, तो उनके लिए क्या है। तब सीतारामन जी ने ठीक है कह के बात को टाल दिया, कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ सकती हूँ कि सरकार के पास बहुत सारी चीजों पे जवाब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इस चीज में, ये पूरे पैकेज में आप देखिए मैडम, मैन्युफैक्चर यूनिट जो है उनको थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाने की बात की है सरकार ने, बहुत स्ट्रांग बनाने की वो तो तब बनेगा जब वो खुद एक कॉन्फिडेंस में आएंगे, जब डिमांड एंड सप्लाई का गैप फील होगा। अभी तो गैप अप है, वो गैप अप फील होगा। एक सेकंड सर, लेट मी फिनिश, जस्ट मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। वो गैप अभी फील नहीं हुआ है, हम ऑलरेडी माइनस में चले गए हैं। हम प्लस में तो थे ही नहीं, हम माइनस में चले गए हैं। हमें जीरो पे आना है, फिर प्लस में जर्नी करना है, तो वो गैप अप फील हुआ है। उसके लिए हम बोरो कर रहे हैं, हम जितना बोरो कर रहे हैं उतना हमें चुकाना है आगे। और ये जो पूरा तंत्र है उसमें कहीं पे भी ट्रेडर को फायदा नहीं हो रहा है, रिटेलर को कोई फायदा नहीं है, ना ही वो लोन ले पाएंगे, ना ही उनको कोई राहत मिल रही है। और अगेन मैं वही बात कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने ही जैसे बोला है कि हर इंसान को, हर छोटे से छोटा ये मजदूर इंसान को मजबूत बनाना है, तो आप बताइए कि ये पैकेज में ए मजदूर को मजबूत बनाने की बात कहाँ पे हुई है। वो मिडिल क्लास जो हमेशा टैक्स पे करता है, आज पहली बार सरकार से कुछ आश लगाए बैठा है, उसको मजबूत बनाने की बात कहाँ हुई यही है? बात ये इसी क्योंकि ये बात नहीं हुई है ये आर्थिक पैकेज में। मेरे साथ में जब एमएसएमई फेडरेशन के सेक्रेटरी ने बात की थी तो यही कहा था कि हम इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, इतने सालों से हमने बहुत टैक्स पे किया है। अब अभी हमारे लिए जरूरत थी कि सरकार ऐसा कुछ सोचती कि हमें डायरेक्ट कुछ फायदा हो। ऐसा अभी तो हम ये हालात ऐसे हैं, इसलिए तो लोन लेकर हम तो और फंसने वाले हैं, और ये ब्याज देकर और हम फंसने वाले हैं, क्योंकि उसमें भी गाइडलाइंस है, कहना था। एनपीए सब और हर बिजनेस में। बेटा एक मिनट सर, एक मिनट, आपने अभी हाँ बिल्कुल दीजिए। अभी आपने जिक्र किया कि लोग हम इंडियन आगे की सोच के साथ में चलते हैं। किसी ने अपना पीएफ जमा करके रखा होता है, अपने पैसे जमा करके रखे हैं, तो सर वो ऐसे हालात के लिए जमा करके रखे हैं, ऐसा हम कैसे मान लें? उनके भी कुछ और भी तो सोच होगी। घर में बेटे की शादी करानी है, बच्चों का पढ़ना लिखना इतना एक्सपेंसिव है सब कुछ आज का जमाना। मैम 15,000 20,000 कमाते हो ना, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और इसी के साथ में जुड़ा हुआ मेरा सवाल अगला था, आप फिनिश करें, शुरू करें, उससे पहले मैं पूछ लूं, पार्टी के पास में फंड नहीं था कि वो भी सहाय में आती? पार्टी के पास तो बहुत, देखिए कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, और ये लोगों के पास जितना पैसा है देश में, सोनिया गांधी के, सोनिया गांधी, नहीं मेरी बात तो सुनिए, मैं जवाब ही दे रहा हूँ ना आपको। दुनिया की रिचेस्ट पार्टी बन चुके हैं, आप सांसद भवन बनाने की बात करें, जरूरत है कि पार्टी जरूर बने होंगे, इनका खत्म हो जाए, पर इनका जो राजकीय लोग हैं, जो बड़े बड़े उनके जो अक्का है, वहीं पर से सब डिसीजन आता है। उनके पास करोड़ों अरबों खरबों थरबों रुपया है, तो उन लोगों ने तो एक रुपया नहीं दिया। किसी मजदूर को खाने के लिए पैसा भी राहुल गांधी ने नहीं दिया, पूरी कांग्रेस ने दिया। चप्पल पहनाए लोगों को, खाना खिलाया, किचन चलाया, सब कुछ। अभी आप क्यों बोल रहे हो? कितना बोलोगे? अभी आप क्यों बोल रही हो? इनको खत्म कर लेने। अभी मैंने तो किधर पढ़ा नहीं, बोलिए। मैंने तो किधर पढ़ा नहीं कि सोनिया गांधी ने अपने जेब से, या तो रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कोई अच्छी जमीन पर इन लोगों को बस्ती बसाने की कोई टाउनशिप बनाई। मतलब नहीं, मेरा क्यों जाए, मगर हम आपने कहा ना कि हम हिंदुस्तानी, तो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए हमें सोच वाले होते हैं, तो अभी बहुत सोच समझ के, तो हमें धैर्य रखना। आपकी पार्टी अभी ये समय है, क्यों नहीं किया? अभी ये समय है कि धैर्य रखना है। सरकार ने 21 लाख करोड़ का ये आर्थिक पैकेज बनाया है, तो उसको समझिए। अभी सरकार ने भी जो मतलब इसको पूरी तरह से एलोबरेट नहीं किया है, उसका एक सूक्ष्म चीज आने दीजिएगा। हर क्षेत्र का उसमें ध्यान रखा जाएगा।
अभी मध्यम वर्ग की जो बात हो रही है, तो मध्यम वर्ग 15,000 से जो कम है उनका ईपीएफ का पैसा भी सरकार भरेगी, वो भी एक चीज़ कही गई है। और बहुत सारी बातें हैं। आने वाले दिनों में हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 24/7 काम करने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी आप कितने घंटे काम करते हैं और कितने लोगों को साथ में लिए काम करते हैं। ये राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठकर 6-6 घंटा बैठकर ये 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने डिज़ाइन करवाया है। तो समझिए वो सभी का दर्द जानते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कि भाई जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं से ये काम करो, वहीं ऐसा करो, वहीं वो करो, वैसा नहीं है। सभी मुख्यमंत्री को जी। फिर वो चाहे झारखंड का मुख्यमंत्री हो, उड़ीसा का मुख्यमंत्री हो या कहीं का मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के केजरीवाल भी हो, सभी की बात सुनी है और सभी की बात सुनकर ये एक ऐसा पैकेज बनाया है कि पूरे भारत को एक ऊंचाई पर ले जाएगा। अभी देखिए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज केवल हिंदुस्तान में ही प्रॉब्लम है, हर जगह पे प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ काफ़ी कम लोग जॉबलेस है। आपने ऐसा सुना नहीं है कि 10 लोगों को काम से निकाल दिया। सर उसका वक्त आया नहीं आएगा। वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं आएगा। क्योंकि जो श्रमिक लोग गए हैं, यहाँ के श्रमिकों को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो गई है। तो फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे ना? नहीं, वो लोग नहीं बेरोजगार है। समझिए, जैसे जैसे अर्थतंत्र पाटा पर आएगा, समझो मतलब वो वही जो मोशन में आएगा, वो लोग अभी आपने एक फोटो देखा होगा अखबार में, मैंने देखा था कि एक श्रमिक धरती को वंदन कर रहा है ट्रेन में बैठने से पहले कि मैं यहीं से कमाया हूँ। ऐसे कितने नहीं ऐसे देखिए, आप उसको पॉजिटिव लीजिएगा ना। मैं पॉजिटिव देखिए, सुनिए, ये एक बड़ी मिसाल है, एक बड़ी मिसाल है सर। मगर वो ऐसे ये हृदयस्पर्शी है, आप ये सब पॉजिटिव ले लीजिए। सर आपको वो धरती को वंदन कर रहा है, वो हृदयस्पर्शी लग रहा है, सही है। मगर जो जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, छाले सरकार बोलती है कि भाई आप चल क्यों जा रहे हैं, पर सरकार वही तो बोल रही है कि आप धैर्य रखिए, चल क्यों जा रहे हो। वो तो ट्रेन में जा रहे हैं, आराम से बैठ के ट्रेन में जा रहे हैं। चलिए, सरकार बोल रही है चल के क्यों जा रहे हो, आप धैर्य रखिए। देखिए उसमें ऐसा हुआ है, एक मिनट, ये माहौल में क्या हुआ है, मुझे इसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं, मुझे मेरा जवाब देने दो ना सर। 1 मिनट, आपका पुराना प्रश्न का मैं जवाब दे दूं। ठीक है, चलिए। सबको धैर्य रखना पड़ेगा। इसमें कैसा हो गया, समझिए कि कोई जगह पे 1000 लोगों का खाने का स्टॉल लगा है जी, और खाने के 5 स्टॉल लगे हैं। 1000 आदमी, हम देखते हैं कि भाई शादियों में 1000 आदमी आते हैं, खाना खाते हैं, 100 आया, बस 200 आया, खाना खाया चला गया, खाना खाया चला गया। तो वो जो व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्था में सब लोगों ने खाना खाया, घर पे चले गए। पर अगर एक साथ में 1000 आदमी एक ही वक्त में प्लेट लेंगे तो वो दैट इज नॉट पॉसिबल जी। तो ये श्रमिकों का भी ऐसा हुआ है। पहले उन लोगों को वो भी असमंजस में थे जी, कि हम यहाँ रहे कि घर पे जाए। आज भी सब लोग नहीं गए, समझ लो। आज भी पर प्रांतीय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वडोदरा में, सूरत में, अहमदाबाद में, राजकोट में रहे। क्यों रहे? क्योंकि उनके पास धैर्य है, उनके पास सिस्टम है, उनको पता है कि अभी जो फैक्ट्री सब चालू होगा तो आने वाले दिनों में उनको काम सबसे पहले मिलेगा। तो इन लोगों ने भी पहले तय नहीं किया था कि भी हमको घर जाना है, पर आपको लगता मेरी है बात ये लोग सुनिए, वापस आ जाएंगे सर? पक्का आएंगे। देखिए आप दिवाली के बाद ये सभी चीजों का फुल पॉइंट क्या है बताऊं मैं आपको जी। जिस दिन ये पूरे विश्व में इसका फुल पॉइंट वही है कि जिस दिन कोरोना की वैक्सीन का ढूंढ ली जाएगी, लोग होगी तब, हाँ, लोग भयमुक्त हो जाएंगे। अभी वो चल रहा है प्रोसेस। तो उसी दिन से अब देखिएगा, उसी दिन से जो पुरानी जो सिस्टम है, जो लोग घर पे गए हैं वो घर से यहाँ क्यों आए थे? क्योंकि वहां से यहाँ इनको ज्यादा पैसा मिलता है। उनके गांव के घर पूरा, उनके गांव के घर वापस सभी यहीं के तो वजह से चलता है। छोटा जवाब मुझे बस, ये राहत सहाय पैकेज कहो या राहत पैकेज कहो, जो भी है। नहीं, ये आर्थिक पैकेज, ये राहत पैकेज अलग है। ये आर्थिक पैकेज है, राहत पैकेज किसको बोलते हैं? बोलने का मौका मिलेगा आई वुड लाइक टू डिफरेंशिएट बोथ द थिंग्स। दिस इज इकोनॉमिक पैकेज, ये आर्थिक पैकेज है। राहत पैकेज तो वही है जो लोगों को गेहूं दिए जा रहे हैं, जिनका जो जनधन योजना में अकाउंट खुले। मेरी बात सुनिए ना, तो बोला था कि 20 करोड़ रुपए का, 20 आर्थिक पैकेज का राहत पैकेज बिहार में बोला था 100 लाख करोड़ दूंगा। देखिए सर बोलने के लिए उसके पीछे कितना जीरो आता है नहीं पता है, बोलते रहते हैं आर्थिक पैकेज। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा?
तो आर्थिक सहाय तो इकोनॉमी राहत सहाय में बहुत बड़ा देखिए डिफरेंस राहत है। देयर इज अ सहाय का और सर डिफरेंस। राहत मतलब देख सहाय, हाँ तो वही है लोन ना, मिल रही है तो वही है ना, राहत नहीं आपको मिल सपोर्ट रही है। करने का इकोनॉमिकली सपोर्टेड पैकेज। बाकी हम लोगों को लड़ लेना है, ऐसा है। नहीं Yes, लड़ना yes. कहाँ है, लड़ना कहाँ है, सरकार नहीं आपको हुआ दे रही है ना। कहाँ दे अब रही मैं है? बोलूं? हाँ चलिए, अब आपको सरकार Short में, देखिए मैं लंबी मेरी बात बात नहीं सुनिए। करूंगी, मेरे सीधा को बात वो राहत करूंगी। की, मेरे को राहत की बात, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ना, राहत उससे ज्यादा पैसे दिया है। खेडूतों को 2,000 रुपये दे रहे हैं। जी। ये 500 रुपया जो जनधन अकाउंट वाली 20 करोड़ महिलाएं उनके खाते में गया है, 3 टाइम का सिलेंडर गया, वो सब राहत में है। सभी बीपीएल सर, एपीएल ये किसानों सब को राहत ना में। गया, कितना नहीं गया। एक मिनट, किसानों को आप 2-2 हजार रुपए दिए हैं, चलो 2-2 हजार रुपए उनको अभी तो राहत हो गई है, जो भी आर्थिक सहाय आप लोगों ने करी, मगर उसके साथ में जो उनकी फसल को सही दाम नहीं मिल रहे हैं, उसके ऊपर तो कभी सोचा बहुत नहीं। सारा अभी सब्जी फेंकना देखिए, पड़ा। बहुत सही दाम मिल रहे अभी हैं, अभी बोलूंगी। सब खेडूत खुश है। अभी चना का जो हाँ, भाव, सर, अरे कोई खुश नहीं है। सावली से हमने If you can allow me अरे तो- चना का तो देखिए सही है। उसमें ऐसा है कि ये जो देखिए season है, ऑनियन ज्यादा हो गई, नहीं, नहीं मेरी बात सुनिए, श्रद्धा, ऑनियन ज्यादा हो जी। गई, उसका रेट कम हो गया, जी। तो खेडूत रोता है। और जब ऑनियन मार्केट में नहीं होती, 150 रुपए किलो हो जाते हैं, तो लोग रोते हैं। तो वो तो तो मिसमैनेजमेंट हुआ ना। मिसमैनेजमेंट नहीं है, आप समझते नहीं है बस साइकिल हम को। आखिरी मैं ये एक बहुत छोटी सी बात करूंगी। लंबी ये बहुत बात है। लंबी आप एक साइकिल मिनट, को एक- समझते नहीं सर, है। एक मिनट, आपको बहुत साइकिल लंबा- को समझने की जरूरत है। बहुत लंबी बात हो दाल गई जब है। महंगी हो जाती है, सीधा- जब दाल नहीं होती है अब मैं मार्केट में, बोलूं? नया फसल अब आता मैं है, तो बोलूं? दाल सस्ती हो जाती है। ये जो सीजन है अप्रैल मई का, इसमें इंडिया ऐसा है, हमारी सर, let चर्चा- me लोग speak now. देखिए रोते हुए लोग जो है अप्रैल वो में रोते और हुए जून रहेंगे। में लोगों बोले इन को लोगों को, श्रमिकों को मसाला भरना अभी है, चल अचार एक बनाना मिनट, है, एक मिनट। सब्जी यहाँ पे स्टोर होता है। आज के न्यूज़पेपर में ही अगर आप इकोनॉमिक पेज पे जाएंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से ये बताया गया है कि, और ये एक कॉमन सेंस भी है कि ये सीजन में लोग गेहूं भरते हैं, चावल भरते हैं, अचार डालते हैं, अपना पूरे साल का मसाला भरते हैं। ये लॉकडाउन की वजह से, उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो भी पूरा सिनारियो हुआ उसमें ये सब्जी या दूध या हमने बहुत बार देखा है लोगों को रास्ते पे फेंकना पड़ा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। मैं अगेन कह रही हूँ, सरकार को ब्लेम नहीं कर रही हूँ मैं इस चीज के लिए। अरे But सरकार ये ने जो- कभी उसके ऊपर एक मिनट, प्रतिबंध ये रखा ही नहीं है। एक मिनट, हाँ। But 24 ये घंटा आप ऐसा लेके है, निकलो आप दूध, 24 newspaper घंटा आप पढ़ते शाकभाजी हैं, लेके निकलो। तो आप ये भी पढ़िए ना कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोग कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कह रहे अरे हैं, कहाँ न्यूज़पेपर में कह ये रहे हैं? लिखा अभी हुआ है 24 घंटे कि कोई भी लोगों चीज, ने हर चीज फेंका मिल है, रही है। लोगों के आप जाओ बाहर, आपको सब चीज मिलेगा। मैं तो रोज बाहर आखिरी जाती हूँ। दोनों के बात दूसरी में- बात कि लोगों तक ये जो एक अप्रैल का महीना है, ये अप्राइजल का महीना है। जो सैलराइज्ड लोग हैं, जो जॉब करते हैं, ये टाइम है जहाँ पे अप्राइजल होता है। जी। ये टाइम होने पे वाला ही अगर नहीं तो आपका अप्राइजल तो बहुत दूर की बात है, सैलरी भी नहीं आ रहा है और सरकार भी आपको बोल रही है आत्मनिर्भर बनो, आप मकान मालिक हो, आप रेंट मत लो, आप दूसरों की बाहर जाके मदद करो, सब कुछ आप करो, हम आपको सिर्फ लोन देंगे जो आपको चुकाना है। तो ये कितनी हद तक ब्याजबी है, चलिए। क्योंकि यही टैक्स पेयर है जो ये देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं, यही मिडिल क्लास टैक्स पेयर है जो ये देश की इकोनॉमी चलाता है। अगर उनको सीधा बेनिफिट इस टाइम पे नहीं मिलता है, स्कूलों की फीस आप कैंसिल नहीं करवा सकते हैं, उनको राहत नहीं दे सकते हैं, तो फिर ये आर्थिक पैकेज, सहाय पैकेज जो भी है, इसका एक्चुअल में कोई फायदा नहीं है। चलिए, आपका लास्ट पॉइंट यहाँ खत्म होता है। आप बता दीजिए, ये आर्थिक सहाय, अब आपकी बात को मैं दोहरा रही हूँ, आर्थिक सहाय पैकेज कितना व्याजबी है? मुझे सिर्फ 1 मिनट है हमारे पास में, बताइए। देखिए, ये पैकेज जो बनाया गया है माननीय मुख्य प्रधान नरेंद्र मोदी के द्वारा और निर्मला सीतारमण जी और अनुराग ठाकुर ने उसको मतलब पूरी अच्छी तरह से प्रजा के समक्ष 5 दिनों में रखा है। तो ये आने वाले दिनों में भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा। हम लोग, हमारी लोकल जो स्ट्रेंथ है वो एक नए कदम पर आकर इस देश में हमारी बहुत सारी चीज़ जो है वो आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। भारत इस पैकेज से, ये हमारे जीडीपी का 10% पैकेज है, तो इस पैकेज से इस पूरे हिंदुस्तान के पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता आपका, संजीव जी आपका, दोनों का। एक सर्वे आज ही आया है, विश्व की 4 संस्थाओं ने एक सर्वे किया और उसमें पाया कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा पॉजिटिव सोचने वालों की संख्या भारत में ज्यादा है। 57%
पॉजिटिव सोच और आशावादी हम भारतीय हैं। तो यानी हम पर जो बातें आती हैं उसी आशा पर हमें जीना है। सरकार पर कितना निर्भर रहना है वो आपको सोचना होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर हमें खुद को बनाना है, और खुद जब सशक्त बनकर बाहर निकलेंगे तब हम हमारा खुद का उद्धार कर पाएंगे। सरकार कितना हमारे लिए उद्धार के बारे में सोचती है वो ये सारे 5 दिन से जिस तरह निर्मला सीतारामन जी बता रही थी उससे आपके सामने वो सारे पैकेजेस समझ आ गए होंगे। अब सोचना आपको है कि आप खुद कितना अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हैं और कितने पॉजिटिव। हम आशावादी तो है ही कि हम आने वाले दिनों में अच्छे, और वैसे भी ये सर्वे बता रहा है 3-4 महीनों में हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप दोनों का। थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह VNM के साथ में जुड़े रहें। VNM यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपने आप को अपडेट रखें शहर, राज्य, देश और दुनिया की खबरों से। नमस्कार।